तो आज जो चर्चा का विषय है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज हम लोग इस पे देखेंगे कि जनरली क्या है ना, बेसिक सा टॉपिक है। इस पे सब जानते हैं इसके बारे में। आजकल तो बेसिक्स जो हमारा स्टडी का जो पैटर्न है उसमें भी इसको अच्छे खासे लेवल पे, विस्तार लेवल में इसको बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। अवेयरनेस अच्छा खासा है इसके बारे में जो लोगों के बीच जो होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और सामने आती है कि अवेयरनेस होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर्स जनरेशन्स के लिए, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको कैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि कम किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो बॉडीज हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं जो कुछ डाटा रिलीज करती हैं, जो हाल फिलहाल में हम लोग को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला है कि किस तरह जो टेम्परेचर बढ़ा है और उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारे जो निजी जीवन चल रहे हैं, जो हमारा लाइफ है, लाइफ पैटर्न है, उस पर क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी हाल फिलहाल बहुत सारी रिपोर्टें जो आ रही हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो यूएन में एक समिट हुआ था 2019 सितंबर में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें क्या कहा गया था यूएन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा, और साथ साथ इसके इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो हीट होता है ना अर्थ का, चाहे वो सनलाइट के द्वारा जो आया हुआ जो रेज होते हैं उसके द्वारा जो पृथ्वी की गर्मी होती है, हीट होती है, वो क्या होती है ना, एमिट होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है। तो उसको क्या होता है कि उसको बाहर जाना रहता है। अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो एक किसी पैक इन्वायरमेंट में, किसी कंट्रोल वॉल्यूम में वो क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, हीट है तो गर्म पैदा करेगा ही। और वो पैक इन्वायरमेंट कैसे हो रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेस बोल सकते हैं, उनका एक वातावरण बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। और वो क्या करता है, वो हीट को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता है, मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देता है। तो उससे प्रॉब्लम कहाँ क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, धीरे 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 ग्रेजुअली, एकदम एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार बढ़ जाएगा, वो 100 सालों में, 150 सालों में 1 डिग्री, 1.5 डिग्री ऐसे बढ़ता है। बट ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो वो गैसें क्या करती हैं, एक लेयर क्रिएट कर देती हैं पृथ्वी के चारों तरफ सराउंडिंग में। और वो लेयर क्या करती हैं, जो पृथ्वी का हीट होता है उसको बाहर जाने से रोकती हैं। उससे क्या होता है, जो हीट बाहर नहीं जा पाता है, उससे पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगर हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर विस्तार में बात किया जाए तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं यहाँ पे, तो हम लोग को जैसे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। इसके कारण एक लेयर क्रिएट होती है। सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, जिसको एचएफसी बोलते हैं। तो ये जो सारे और बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो सब के कारण ना, जैसे सल्फर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जो ये सारे लेयर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इसमें भी उसका अच्छा खासा रोल है। तो बहुत सारी गैसेस हैं जो लेयर बना दे रही हैं पृथ्वी के चारों तरफ, एक सराउंडिंग में एक पूरा लेयर बना दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का हीट बाहर जा नहीं पा रहा है, और धीरे धीरे जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो बढ़ जा रहा है। तो इसी को अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा दो तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे, इन्हीं के जो रिपोर्ट्स और जो इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं उसी के आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की रिपोर्ट्स जारी करती है, किस प्रकार का इंडेक्स जारी करती है। और एक फेनोमिना है जिसको अल नीनो फेनोमिना बोलते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल के जो क्लाइमेट चेंजेस है उसमें क्या प्रभाव है। तो एक होता है द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज, जिसको C3S बोलते हैं। ये एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट्स जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में इन यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब C3S क्या करती है, एक सोसाइटी है जो पास्ट में हुई क्लाइमेट चेंज और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन दोनों की गणनाओं के बाद, इन दोनों के जो डाटा हैं उनकी गणनाओं के बाद जो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी ये रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करती है। तो हम लोग जो बात करेंगे C3S के रिपोर्ट के बेस पे ही आधार पे बात करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा अल नीनो किसे बोलते हैं। अल नीनो भी एक फेनोमिना है, एक घटना है। इसमें क्या होता है ना कि प्रशांत महासागर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पेरू के निकट समुद्री तट पे उसका पानी क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। और जब पानी जमा होता है उसी की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अल नीनो बोलते हैं। आसान भाषा में समझे तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उस घटना को अल नीनो का नाम दिया जाता है। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है उससे समुद्र का सतह का टेम्परेचर बढ़ता है, और ये जो सतह बढ़ता है इसके बाद जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग अल नीनो बोलते हैं। ये घटनाएं कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही ये सब घटनाओं का प्रभाव दिखता है। तो इसको अल नीनो बोला जाता है। अब ये तो अल नीनो हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो यूएन में सबमिट हुआ था सितंबर 2019 में, तो उसके बेस पे क्या
कुछ रिजल्ट निकल के आया, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ दो चीज़ों के उसको लेके बनाया गया है। पहला तो ईयर्स हो गया, हमारा जो टाइम चल रहा है उसका, और दूसरा चेंज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स, मतलब ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं कि एज ऑफ 2017 हम लोग 1 डिग्री जो ग्लोबल टेम्परेचर था उस पर हम लोग उसको रीच कर गए थे, उसको वहां तक हम लोग पहुंच गए थे। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे ग्राफ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहले 1960 में 0.25 डिग्री सेल्सियस था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हम लोग जो अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2040 के जाते जाते हमारा टेम्परेचर कम से कम 1.5 डिग्री क्या हो जाएगा, रीच कर जाएगा, उसको पकड़ लेगा। अभी क्या है, इसमें जो ग्लोबल सबमिट हुआ था, जो यूएन में सबमिट हुआ था, इसमें क्या बोला गया था, द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज ऑलरेडी इंक्रीज बाई 1%, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हम लोग इंक्रीज कर लिए हैं 2017 में, उसको हम लोग टच कर लिए हैं। वेन कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड एट द करंट पीस ऑफ एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस बाई 2040। अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स की बात करें और जो करंट एमिशन चल रहा है CO2 का, चाहे जैसा हमने पीछे पीछे में बात किया कि जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका जिस प्रकार से भी एमिशन चल रहा है, हम लोग 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको रीच कर जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स द यूएन क्लाइमेट समिट हेल्ड इन 2019 इन सितंबर, वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन called on member countries to commit the limiting the temperature increasing to 1.5 डिग्री सेल्सियस। उस समिट में कहा गया कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो 2040 तक है, हम उस सीमा के दायरे में रहकर अभी जो प्लानिंग होगा उसी में चलेंगे। हम सीमा को, मतलब एक तरफ से अगर बोले तो उसको लॉक करने के लिए, वहां पे उससे ऊपर नहीं जाने के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज है, जो जो हम लोग काम कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। तो इस समिट में बोला गया कि किसी भी हाल में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमको टेम्परेचर नहीं जाने देना है। तो ये समिट का मेन फोकस इस पे था। और उसके बाद क्या हुआ, N65 कंट्रीज वॉव टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बाय 2015। उसमें एक कमिट भी किया गया कि 2050 तक 65 कंट्रियों ने कमिट किया कि हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें हम उसका क्या करेंगे, जो परसेंटेज ऑफ एमिशन है उसको जीरो कर देंगे। तो ये जो टोटल समिट का जो आउटकम था वो यही था कि हमको कैसे भी टेम्परेचर को सीमित रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, उससे ऊपर नहीं जाने देना है। यहाँ तक भी रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें, हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगी अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता गया तो। अभी जो हम लोग हाल फिलहाल में जो आई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट जो है वो अभी पहली बार बढ़ा है, जो यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी है उनके हिसाब से। इसमें यहाँ पे दिया गया है, वर्ल्ड ब्रीच्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट फॉर इंटायर ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम्स, यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी के द्वारा ये दिया गया था। इसमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि साइंटिस्ट एट C3S सेट द ग्लोबल मीन टेम्परेचर फॉर द पास्ट 12 मंथ्स, मतलब फरवरी 2023 से जनवरी 2004 तक जो हमारा टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट रिकॉर्ड पे था। अगर इसको कंपेयर किया जाए प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर एवरेज से, तो 1850 से 1900 के बीच के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया है, बढ़ गया है। जैसा कि हम लोग ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जनवरी 2024 का ग्राफ है, इसमें 1.66 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शुरुआती दौर में ही इतना हमारा यहाँ पे चला गया है। शुरुआती दौर में जो यहाँ पे टेम्परेचर है, जो इस ईयर का शुरुआत है, उसी टाइम में ये टेम्परेचर पीक पे चला गया है। और यहाँ पे देखिए, द ग्लोबल टेम्परेचर इन जनवरी वाज 1.66 सेल्सियस अबव द जनवरी 1850 से 1900 का प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर का हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो ये C3S द्वारा प्रमाणित एक कोड था। बात करेंगे के बारे में कि पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा था वो क्या था और मेन क्यों ये एग्रीमेंट किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर देखें तो इन 2015 जो हमारा क्लाइमेट्स चेंज था वो क्या हुआ कि धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक पेरिस में एक समिट बुलाया गया जलवायु के बिगड़ते प्रभाव से बचने के लिए। उसको समिट बुलाया गया और वहाँ पे जो यूएन समिट में हुआ था, यूएन में जो समिट हुआ था सितंबर 2019 में, कि जो हमारा सीमित रखने का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसी के अंदर तक हम टेम्परेचर को सीमित रखना है, इसी के बारे में वहाँ पे बात की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्ट दैट वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली ऑफ ट्रैक टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। टू अचीव दिस गोल, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ये अचीव है उस समिट में क्या हुआ कि 1.5 डिग्री का जो हम लोग सीमित दायरा देखे हैं उसको अचीव करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए कट डाउन करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा। दैट्स देन कहीं ना कहीं जाके हम लोग वो जो 2024 तक का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हम लोग सीमित एक पॉइंट रखे हैं वहां तक हम लोग इसको रख सकते हैं, रोक सकते हैं।
उसमें ये भी बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन बाई 43% बाई 2030, मतलब 2030 तक कम से कम 43% तक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का जो परसेंटेज ऑफ एमिशन है उसको डाउन किया जाएगा। उसके बाद इसमें रैपिड रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर द ओनली वे टू स्टॉप द ग्लोबल टेम्परेचर फॉर्मिंग। इसमें जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को टेम्परेचर सीमित रखना है, टेम्परेचर एक दायरे में रखना है, तो हम लोग को जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो एमिशन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए या तो जीरो किया जाए, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कंट्रोल में हो सकता है। मेन यही मुद्दा था जिसके कारण पेरिस एग्रीमेंट किया गया, और वो पेरिस एग्रीमेंट का जो समिट था उसको रखा गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर में कहा था कि 2024 और भी बदतर हो सकता है, क्योंकि अनलिनो की जो घटना है, जो फिनोमिना है, वो और ज़्यादा बढ़ रही है। बर्फ गल रहे हैं, पानी इकट्ठा हो रही है, इट मीन सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मतलब आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा टेम्परेचर अभी गिरने वाला है, यही इसमें कहा गया था। इसमें एक सामंथा बर्ग्यूजे थे, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ C3S थे। उन्होंने कहा था कि 2024 एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले महीने के साथ शुरू हो रहा है। न यह केवल रिकॉर्ड सबसे गर्म जनवरी है, बल्कि हमने पिछले 12 महीने की अवधि में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का अनुभव किया है, जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर के एवरेज से ज़्यादा है। तो इनका कहना था कि 2024 ही नहीं, बल्कि हम लोग फरवरी 2023 से जनवरी 2023 तक 24 तक हम लोगों ने ये जो गर्म प्रभाव है ना, गर्म टेम्परेचर है, हॉटर क्लाइमेट से, इसका हम लोगों ने अनुभव किया है। तो ये इनका कहना था, समंथा बर्ग्यू से, जो डिप्टी डायरेक्टर थे C3S के हैं। अब इसके थोड़ा इफेक्ट देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट है मोर सीवियर स्टॉर्म ड्यू टू द चेंज इन दैट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। स्टॉर्म्स आ सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, एटमॉस्फेरिक चेंज होगा, तो टाइम जो वेदर का टाइम है वो भी चेंज हो जाता है, शिफ्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, स्टॉर्म्स आने लगेंगे। दूसरा, हॉटर टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर बोल सकते हैं तो इसमें आदमी यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, बहुत सारा भूखमरी आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तरफ से बोल सकते हैं कि ड्रॉट बढ़ जाएगा, जो सूखा होता है वो बढ़ेगा, तो पॉवर्टी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस पिघलने लगेगा, बेसिकली हिमालय पिघलने लगेगा, और जब वो पिघलेगा तो पानी का स्तर भी बढ़ेगा, तो उससे भी बाढ़ और बहुत ज़्यादा तबाही होने की चांसेस हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट सच एज ए प्लांट एंड मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी धीरे धीरे विलुप्त होना, धीरे धीरे डिसिपेयर होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे वो भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे अर्थ के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।